इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ओके, पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द सॉल्यूशन टू द ओवरऑल प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑप्टिमली यूजिंग द सॉल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का ओवरऑल सॉल्यूशन ऑप्टिमल चाहिए तो उसके लिए आपको उनकी सब प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल ही करना होगा। ओके, और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, उससे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। पहले हम समझते हैं ये अगर ग्रीडी अप्रोच से हम करते तो इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, एक यहाँ पे ए नोड है, यहाँ से हमें जी डेस्टिनेशन नोड पर पहुँचना है। ग्रीडी अप्रोच क्या करेगा, उसके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें से सबसे मिनिमम वाले को सिलेक्ट करके वो आगे अपना डिसीजन लेते जाकर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे 2, 4 और 3 है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो अब हम यहाँ से ए से बी की तरफ जाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ 2। ठीक है, अब बी पे पहुंचने के बाद हमें 3 ऑप्शन मिले, 6, 4, 7, मिनिमम कौन सा है 4, तो 4 के थ्रू जाएंगे। ओके, एफ पे पहुंचे, यहाँ पे 3 और 6, मिनिमम कौन सा है 3, तो 3 के थ्रू जाएंगे आई पर, और फिर आई से जे। ओके, ये हमने जो भी डिसीजन लिया वो क्या था, ग्रीडी अप्रोच से लिया गया डिसीजन। ओके, तो इसका जो भी कॉस्ट है वो कितना होगा, 2 + 4 + 3 + 4, 13। ओके, इसका टोटल कॉस्ट हुआ 13। ओके, अब समझते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। ओके, यहाँ पे हम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी। ओके, अब हम यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच में जाएंगे। ठीक है, इसको देखो, ये अगर ये जो एग्जाम्पल है इसको आप सीधा कर दो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा हमारा बॉटम अप अप्रोच। ओके, या फिर अगर इसको आप टॉप डाउन अप्रोच समझो, देखो ए से लेके जे तक जो हम करेंगे वो होगी टॉप डाउन अप्रोच, और जे से ए तरफ जाएंगे तो वो होगी हमारी बॉटम अप अप्रोच। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो अब हम यहाँ से जे से स्टार्ट करेंगे। ओके, एफ ऑफ जे जो है अभी हमारा फिलहाल 0 है। अगर हमें एच पर जाना है तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, यहाँ पे एज देखो 3 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एच पर जाने के लिए हमें 3 कॉस्ट लगेंगी, और आई पे जाना है तो 4 कॉस्ट लगेगी। ओके, तो हम एफ ऑफ एच पर चले जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एफ ऑफ एच जाने के बाद अब हमें आगे के भी जो भी नोट्स हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी, और उसमें हमें प्रीवियस नोट्स के जो भी वेटेज है उन्हें भी कंसिडर करना होगा, और जिस एज से आप जा रहे हो उस एज का वेट भी आपको कंसीडर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एफ ऑफ ई पर जा रहे हैं तो हमें एफ ऑफ एच प्लस 1, ये जो एज का वेटेज है वो भी हमें कंसीडर करना होगा। ओके, और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, अगर आप आई के थ्रू जा रहे हो तो एफ ऑफ आई प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे +4, अब ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आप सिलेक्ट करोगे। इसमें से देखो 4 मिनिमम है, 3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा, और ये 4 और ये आई का यहाँ का 4 वो हो जाएगा 8। तो इसके लिए मिनिमम कौन है, 4। वैसे ही आप एफ ऑफ एफ के लिए भी ये एच और आई के थ्रू जो भी ये वेटेज है एज का वो सब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके फाइंड कर सकते हो। ओके, सेम यही चीज़ आपको इन दोनों नोट्स के लिए भी परफॉर्म करनी होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नोट पर। मान लो कि हमें एफ ऑफ सी पर जाना है, तो अब हमें यहाँ तक जो पूरा कॉस्ट हमने एफ ऑफ ई का गिना ना अभी तक, वो और यहाँ पे जो भी ये इसकी नोड है उसके सभी एजेस के वेट को भी हमें कंसीडर करना होगा। ओके, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एफ ऑफ ई का यूज़ कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ई का टोटल कॉस्ट कितना था पीछे, 4 था। 4 प्लस यहाँ पे सी पे जाने के लिए हमें 3 कॉस्ट लग रही है। ठीक है, ये 3 है, तो एफ ऑफ ई प्लस 3 यानी 4 + 3 कितना होगा हमारा, 4 कहाँ से लिया, एफ ऑफ ई का पीछे से आया था वैल्यू। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो है एक ये टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो टेबल में से हमने वैल्यू ली, एक तरह से यूँ समझो, है ना, या फिर कह लो साइड में लिखा हुआ है। ओके, 4 + 3 7 आ गया। ठीक है, तो 7 आ गया, फिर वैसे ही आप ये एफ ऑफ ई का जैसे फाइंड किया वैसे ही आप एफ ऑफ एफ का ये सी के लिए फाइंड करोगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे, और जो मिनिमम होगा वो मिनिमम आप यहाँ पर लिखोगे।
ओके, और ये तीनों में से जो भी मिनिमम आंसर होगा वो हम लास्ट में सिलेक्ट करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। और एफ ऑफ ए पे जाने के लिए यहाँ पर जितने भी वेज है, एफ ऑफ बी के थ्रू हम दो वेट वाली एज के साथ जा सकते हैं, और अगर सी से जाना है तो हमें फोर प्लस वाली फोर वेट वाली एज से जाना होगा, अगर डी से जाना है तो हमें थ्री वेट वाली एज से जाना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अब टोटल इनका वैल्यूज़ काउंट करना होगा, और वैल्यूज़ आप काउंट करोगे तो लास्ट में आएगा 11। ठीक है, दोनों 11 है, तो जो भी आपको सही लगे वो 11 आप सिलेक्ट कर सकते हो। एफ ऑफ सी के थ्रू भी जा सकते हो, एफ ऑफ डी के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, जब हम लास्ट में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तब उसके कई सारे मल्टीपल वेज भी बनेंगे। ओके, अभी हम देखो एफ ऑफ एच के थ्रू जाएंगे, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अभी स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एच पे गए, एफ ऑफ एच से हम एफ ऑफ ई पे गए, एफ ऑफ ई से फिर एफ ऑफ सी पे गए, और एफ ऑफ सी से फिर हम एफ ऑफ ए पे गए। ठीक है, अब इसका कॉस्ट फाइंड करें तो 3 + 1 + 3 + 4 कितना होगा, इसका 11 कॉस्ट। ठीक है, ये सेम चीज हमने जब ग्रेडी से सॉल्व की तब उसका कॉस्ट कितना था, 13। ओके, और ये जो 11 है वो आप दूसरे कई सारे रास्तों से भी अचीव कर सकते हो। ओके, ये तो जैसे ही अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट करके गिना उस हिसाब से हमने ये 11 जोड़ा, वैसे ही यहाँ पर से भी कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों से भी 11 बन ही रहा होगा। आगे देखते हैं। ओके, therefore we can say that the minimum distance from A to J is 11. Now we have two ways to reach फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू जे थ्रू वर्टेक्स डी। ठीक है, ये एक पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। इन दोनों रास्तों के थ्रू भी अगर आप जाते हो तो भी उसका कॉस्ट जो है वो 11 ही रहेगा, और जो हमने स्टार्ट अभी जो पीछे देखा उसका भी कॉस्ट जो है 11 ही है, वो भी एक रास्ता था। ओके, हियर वी हैव बिल्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग द सब सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। Therefore, we can say that the above problem has an optimal substructure. ओके, यानी जो ऊपर वाले ये जो प्रॉब्लम है इसका ऑप्टिमल सब सॉल्यूशन सब स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा। ओके, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी खत्म होता है।